आप सोच सकते हैं कि 12 घंटे के भीतर किसी प्रदेश की सियासत पलट जाए। आप सोच सकते हैं कि दो अलग अलग धाराओं का गठबंधन हो सकता है। और क्या कोई गेस्ट हाउस राजनीति की दिशा बदल सकता है? इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। गेस्ट हाउस कांड को समझने से पहले आपको जाननी पड़ेगी एक बंद कमरे की मीटिंग। अक्टूबर 1993, दिल्ली का अशोका होटल, कमरा नंबर 324। कमरा उद्योगपति जयंत मल्होत्रा के नाम पर था। राजनीति के दो धुरंधर आमने सामने बैठे थे, मुलायम सिंह यादव और काशीराम, और इनके साथ मौजूद थे संजय डालमिया। मुलायम सिंह ने काशीराम की तरफ देखते हुए कहा कि दुश्मन एक है तो हाथ मिलाने में हर्ज नहीं है, पर सीटें? काशीराम बोले, मुलायम जी, मुझे सीटों की भूख नहीं, मुझे तो उस मास्टर चाबी की तलाश है जिससे दलितों के नसीब का ताला खुले। आप चुनाव लड़िए, हम साथ देंगे। इसी कमरे से सपा और बसपा का गठबंधन तय हुआ। अजीब बात यह थी कि इस पूरी बातचीत से मायावती को दूर रखा गया था। मायावती को पश्चिमी यूपी तक सीमित कर दिया गया। नतीजे आए तो दिल्ली से लेकर लखनऊ तक के राजनीतिक गलियारों में भूकंप आ चुका था। मंडल और दलित राजनीति के मेल ने हिंदुत्व के रथ की रफ्तार रोक दी थी। बीजेपी 177 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन बहुमत से बहुत दूर। समाजवादी पार्टी को 109, बहुजन समाज पार्टी को 67 सीटें मिली। यह गठबंधन भी बहुमत के जादुई आंकड़े 212 से काफी पीछे था। यह वो दौर था जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग नहीं हुआ था। कांग्रेस के 28 और जनता दल के 27 विधायकों के सहयोग से गठबंधन की सरकार बन गई। अब चलते हैं 2 साल आगे। 1995 की शुरुआत में हुए पंचायत चुनाव काशीराम और मायावती के लिए झटके की तरह थे। 50 में से 30 जिलों पर मुलायम सिंह की सपा ने कब्जा कर लिया। कांग्रेस और बीजेपी ने भी कुछ सीटें झटक ली, लेकिन बीएसपी के हाथ लगा सिर्फ एक जिला। मुलायम सिंह अपनी जीत के नशे में एक बहुत बड़ा गणित भूल रहे थे, अटल बिहारी वाजपेयी और काशीराम की दोस्ती। एक शाम वाजपेयी के बंगले पर चाय का दौर चल रहा था। काशीराम सामने बैठे थे। वाजपेयी ने मंद मुस्कान के साथ कहा, काशीराम जी, राजनीति में दुश्मन कोई नहीं होता, सिर्फ संभावनाएं होती हैं। काशीराम ने जवाब दिया, अटल जी, हम तो उस मास्टर चाबी की तलाश में हैं जो दलितों के भाग्य खोल दे। वाजपेयी की पारखी नजरों ने यह भांप लिया था कि अगर यूपी में बीजेपी को फिर से सत्ता की दहलीज पार करनी है तो दलितों का साथ जरूरी है। संघ के तत्कालीन प्रमुख राजेंद्र सिंह रज्जू भैया ने भी इस पर मोहर लगा दी। मुलायम सिंह को यकीन था कि हिंदुत्व और बहुजन विचारधारा कभी एक नहीं हो सकते। वो निश्चिंत थे, इस बात से बेखबर कि अटल बिहारी वाजपेयी के ड्राइंग रूम में उनकी सरकार का डेथ वारंट पहले ही लिखा जा चुका था। 1995 की गर्मियां लखनऊ के लिए आग लेकर आई थी। काशीराम अस्पताल के बिस्तर पर पुरानी डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर से जूझ रहे थे। शरीर टूट चुका था, लेकिन दिमाग अभी भी बिजली की तरह चल रहा था। अस्पताल के उस सफेद कमरे में उद्योगपति जयंत मल्होत्रा की मौजूदगी इस बात का सबूत थी कि बड़ा खेल होने वाला है। काशीराम ने वाजपेयी के साथ अपनी पुरानी दोस्ती का पत्ता फेंका। वाजपेयी ने आडवाणी और कल्याण सिंह को एक ऐसी योजना पर राजी कर लिया जो मुलायम सिंह के पैरों के नीचे से कालीन खींचने वाली थी। हैरानी की बात यह थी कि मायावती को आखिरी पल तक इसकी भनक नहीं थी। काशीराम ने मायावती को अस्पताल बुलाया। मायावती की आंख में आंसू थे। उन्होंने काशीराम का हाथ पकड़कर कहा, साहिब, अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? यह आंदोलन कौन संभालेगा? काशीराम ने नर्स को बाहर जाने का इशारा किया और धीमी आवाज में मायावती से पूछा, तुम मुख्यमंत्री बनना चाहोगी? मायावती सन्न रह गई। उन्हें लगा कि साहब बीमारी में बहक रहे हैं। काशीराम ने फाइलों का एक पुलिंदा उनकी ओर खिसकाया और कहा, ये लो और सीधे राज्यपाल के पास जाओ, वो तुम्हें शपथ दिलाएंगे। जैसे ही खबर आई, मायावती राज्यपाल मोतीलाल वोरा से मिली हैं और समर्थन वापसी का पत्र सौंपा है। मुख्यमंत्री कार्यालय में सन्नाटा पसर गया। मुलायम सिंह का गुस्सा 7वें आसमान पर था। यह गुस्सा दूसरों से ज्यादा खुद पर था। मुलायम को लगा था कि काशीराम बीमार है तो कोई हलचल नहीं होगी, पर यहीं पर वो गच्चा खा गए। मुलायम के एक पुराने वफादार ने उनके कान में फुसफुसाया, नेताजी,
बीएसपी के विधायक हमारी जेब में हैं, बस थोड़ा डराना होगा ताकि ये सरकार बनाने का दावा छोड़ दें। हजरतगंज में स्टेट गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 1 में मायावती अपने खास रणनीतिकारों के साथ बैठी थी। तभी बाहर एक शोर उठा जिसने लखनऊ की रूह कपा दी। समाजवादी पार्टी के करीब 200 समर्थक, जिनमें विधायक भी थे, गेट तोड़कर भीतर दाखिल हो चुके थे। हवा में गालियां और नफरत का तेजाब घुला हुआ था। कॉमन हॉल में बैठे बीएसपी के विधायक जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, पर उनको दबोच लिया गया। थप्पड़, लात और घूंसे, सब कुछ सरेआम हो रहा था। 5 विधायकों को जानवरों की तरह घसीटते हुए गाड़ियों में डालकर सीधे सीएम आवास ले जाया गया। गेस्ट हाउस कांड को लेकर अलग अलग कहानियां कही जाती हैं। लखनऊ के तत्कालीन एसएसपी ओपी सिंह, जो बाद में यूपी के डीजीपी भी बने, वो बताते हैं कि उन्हें उसी दिन लखनऊ का चार्ज मिला था। वो और डीएम राजीव खेर फौरन मौके पर पहुंचे थे और वहां पहुंचकर उन्होंने सब कुछ कंट्रोल कर लिया था। ओपी सिंह ने एक किताब भी लिखी है, क्राइम एंड गम्शंस। हालांकि ओपी सिंह पर यह आरोप भी लगा, जब यह सब हो रहा था तो वो सिगरेट के छल्ले उड़ा रहे थे। दरवाजे पर पड़ते हर वार के साथ मायावती का गला सूख रहा था। अचानक गेस्ट हाउस की बिजली और टेलीफोन लाइन काट दी गई। उस अंधेरे गलियारे में सिर्फ गालियां, धमकियां और दरवाजा टूटने की डरावनी आवाजें थीं। हालात हाथ से निकल चुके थे। तभी डीएम राजीव खेर मौके पर पहुंचे। ऊपर से फोन पर धमकियां मिल रही थी। खेर ने फोन पटक दिया और गरज कर बोले, लाठी चार्ज। भीड़ तितर बितर हुई, पर फर्ज निभाने की कीमत राजीव खेर को चुकानी पड़ी। रात 11 बजे ही उनका ट्रांसफर हो गया। मायावती इतना डर गई थी कि सपा समर्थकों के जाने के कई घंटों बाद तक दरवाजा नहीं खोला। अब एक और चर्चा की बात कर लेते हैं। क्या मायावती को मारने के लिए सिलेंडर लाया गया था? इसे लेकर ओपी सिंह अपनी किताब और एक इंटरव्यू में जिक्र करते हैं कि लाइट और टेलीफोन सामान्य हो चुके थे। इंटरकॉम पर मायावती से संपर्क हुआ। वो अपने कमरे में थी। उन्होंने पीने के लिए चाय मांगी। गेस्ट हाउस में कोई स्टाफ नहीं था। सिलेंडर खत्म हो गया था। जो कर्मचारी वहां पर मौजूद थे तो खाली सिलेंडर को फर्श पर वो रोल करने लगा, यानी उसको लुढ़काने लगा। उसी सिलेंडर की वो आवाज थी। सिलेंडर से हमला जैसी बातें सिर्फ अफवाह थी। स्टेट गेस्ट हाउस की उस काली शाम के ठीक अगले दिन लखनऊ की हवाएं बदल चुकी थी। कल जो महिला अपनी जान बचाने के लिए एक कमरे में कैद थी, आज वो प्रदेश की किस्मत लिखने जा रही थी। राज्यपाल मोतीलाल वोरा ने मायावती को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। बिना किसी प्रशासनिक अनुभव और राजनीतिक विरासत के एक दलित महिला देश के सबसे बड़े सूबे की हुक्मरान बन चुकी थी। फिर भी असली जंग अभी बाकी थी। विधानसभा का फ्लोर टेस्ट 19 जून की तारीख। मुलायम सिंह के हाथ से सत्ता जा चुकी थी, लेकिन उनके पास एक ट्रम्प कार्ड था, विधानसभा स्पीकर धनीराम वर्मा। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही धनीराम ने एक ऐसा बम फोड़ा जिसने सबको सन्न कर दिया। उन्होंने अपनी कुर्सी से ऐलान किया, राज्यपाल का मुलायम सरकार को हटाना और मायावती को सीएम बनाना पूरी तरह असंवैधानिक है। यह सदन स्थगित किया जाता है। इतना कहकर वो और समाजवादी पार्टी के विधायक सदन से बाहर निकल गए। उनको लगा खेल खत्म हो गया, पर असली खेल अब शुरू हुआ। सदन में मौजूद बाकी 275 सदस्यों ने हार नहीं मानी। उन्होंने अगले दिन बीएसपी विधायक बरखूराम वर्मा को विधानसभा का नया स्पीकर चुन लिया। सपा और विद्रोही गुट बाहर तमाशा देखता ही रह गया और अंदर मायावती के पक्ष में समर्थन का सैलाब उमड़ पड़ा। कांग्रेस, भाजपा, जनता दल और यहां तक कि सपा के 13 बागियों ने भी मायावती का साथ दिया। मुलायम सिंह यादव अब पूरी तरह अलग थलग पड़ चुके थे। मायावती ने न केवल बहुमत साबित किया, बल्कि यह भी बता दिया कि अब यूपी में बहन जी का राज चलेगा। दोस्तों, गेस्ट हाउस कांड को लेकर लोगों के बीच में कई तरह की कहानियां हैं, दंत कथाएं हैं, अपने अपने किस्से हैं। जो जैसा चाहता है उसको अपने तरीकों से बांटता है। लेकिन एक कोशिश हमने की है कि गेस्ट हाउस कांड क्या था, उस वक्त क्या हुआ था और उसके बाद कैसे मायावती मुख्यमंत्री बनी, वो जानकारी आप तक जरूर पहुंचाई जाए। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।